हेलो। आज हम भारत की संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बन पाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, ये यूं कहें डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका विधान बनाने का कार्य करती है, न्यायपालिका न्याय व्यवस्था देखती है, तो वहीं कार्यपालिका विधान को कार्यान्वित करती है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है और भारत की विधायिका और कार्यपालिका आपसी समन्वय से काम करती है। वहीं यूएसए में, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट से काम करते हैं। तो वहीं भारत की विधायिका और कार्यपालिका आपसी समन्वय से काम करती है। यहाँ तक कि पूरी कार्यपालिका, जो हमारी पूरी मंत्रिपरिषद होती है, उसको भी विधायिका से ही लिया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, मगर वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। ये 12 सदस्य कला, समाज सेवा, साहित्य और विज्ञान में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है। मतलब विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनको चुनते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का जो एकल संक्रमणीय मत है, इसके अनुसार प्रत्याशियों को एक फिक्स कोटा प्राप्त करना होता है और मतदाताओं को वरीयता क्रम में मत देना होता है। मतलब जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताओं के लिए मतपत्र पर कॉलम बने हुए होते हैं, जिनको कि वोटरों को अंकित करना होता है। यदि किसी प्रत्याशी को प्रथम वरीयता में निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा यदि किसी भी व्यक्ति को प्रथम वरीयता में फिक्स कोटा प्राप्त नहीं हो पाता है, तो जिस भी उम्मीदवार को सबसे कम मत मिलते हैं, उसके प्रथम वरीयता के मतों को अलग रखकर द्वितीय वरीयता के मतों को सभी प्रत्याशियों में उनकी वरीयता के अनुसार बांट दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी प्रत्याशी को पूर्ण कोटा प्राप्त न हो जाए, और जब पूर्ण कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, मगर वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा और 13 यूनियन टेरिटरियों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मतदान की उम्र में कब बदलाव किया गया? मतदान की उम्र में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा किया गया। इससे पूर्व मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। राज्यसभा का विघटन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों की सेवानिवृत्ति होती है। पहली राज्यसभा के सदस्यों को किस आधार पर सेवानिवृत्त किया गया? पहली राज्यसभा के सदस्यों को लॉटरी निकालकर सेवानिवृत्त किया गया। जिन जिन नामों की लॉटरी आई, उन नामों के व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति दी गई। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को निरर्थ ठहराया जा सकता है यदि जिस दल के टिकट पर वह चुनाव जीता है उसने स्वेच्छा से उसको त्याग दिया हो। ख, अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत सदन में मतदान करता हो या नहीं करता हो। निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, या कोई नामित व्यक्ति 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यदि कोई भी सदस्य इन चारों प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान को करता है तो उसे
दल बदल के आधार पर निरर्ह ठहराया जा सकता है। संसद सदस्यों को शपथ दिलाता है। संसद सदस्यों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। जैसे लोकसभा में, प्रथम लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा सामयिक अध्यक्ष को लोकसभा के नए सदस्यों की शपथ दिलाने हेतु चुना जाता है, तो वहीं राज्यसभा में सभापति या उपसभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष सामान्य समय में शपथ दिला सकते हैं। कास्टिंग वोट कौन देता है? कास्टिंग वोट सदन का पीठासीन अधिकारी देता है। सदन लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष और इसके अलावा सभापतियों का पैनल भी होता है, जिसमें 10 व्यक्तियों का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो वहीं राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और सभापतियों का पैनल 10 व्यक्ति होते हैं, जिनका चयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभापतियों के पैनल में से कोई भी व्यक्ति सदन का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। तो वहीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में सभापतियों के पैनल में से कोई भी व्यक्ति सदन का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। मगर उपसभापतियों का पैनल तभी ही पीठासीन अधिकारी हो सकते हैं जब सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हों, यानी यदि पद रिक्त हैं तो उस परिस्थिति में उपसभापतियों के पैनल में से ये व्यक्ति पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकते हैं या सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। सदन की गणपूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? सदन की गणपूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 1/10 होनी चाहिए। मतलब सदन की किसी भी प्रकार की कार्रवाई का संचालन करने के लिए कुल सदन की सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक में दोनों सदन संयुक्त रूप से बैठक करते हैं। और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा तब बुलाई जाती है जब कोई एक सदन विधेयक दूसरे सदन में भेजता है और दूसरा सदन उसे अस्वीकृत कर देता है, या सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने में असहमत है, या दूसरे सदन में बिना पारित किए विधेयक को 6 माह से अधिक समय हो गया है। इस तरह से यदि इन 3 प्रावधानों में से कोई भी प्रावधान होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते, क्योंकि यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसमें निर्णय जो होता है वो सिंपल मत द्वारा होता है, साधारण बहुमत द्वारा होता है। और संयुक्त बैठक केवल साधारण और वित्त विधेयक में बुलाई जा सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में साधारण संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, किसका निर्णय अंतिम होगा? लोकसभा के अध्यक्ष का, लोकसभा स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु क्या अनिवार्य शर्त है? विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु सदन में मुख्य विपक्षी पार्टी को कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। विपक्ष का नेता यदि किसी नेता प्रतिपक्ष का पद यदि किसी पार्टी को मिल जाता है तो नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री के समान रैंक का होता है। सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। भारत में सदन के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र। यानी बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई में होता है, फरवरी से और मई तक होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक होता है और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक होता है। यानी देखा जाए तो 1 से 1.5 माह या 2 माह का समय अंतराल इनके बीच में होता है, मगर अधिकतम जो समय अंतराल होगा 2 सत्रों के बीच वो 6 माह हो सकता है। लोकसभा विघटित हो जाती है तो कौन से विधेयक समाप्त हो जाएंगे? यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो वे विधेयक जो लोकसभा या राज्यसभा में विचाराधीन हो, ख लोकसभा में पारित किए गए हों किंतु राज्यसभा में विचाराधीन हो, ग असहमति के कारण राष्ट्रपति द्वारा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, घ
राज्यसभा में विचाराधीन हों लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हों। इनमें से यदि लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक विचाराधीन है तो स्वाभाविक सी बात है जो विधेयक विचाराधीन होगा वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा से कोई विधेयक पारित करके राज्यसभा में पहुंचता है तो लोकसभा ही विघटित हो गई है, तो ये भी स्वाभाविक है कि वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। अब असहमति के कारण राष्ट्रपति द्वारा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुलाई गई हो। अब यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला दी गई हो तो स्वाभाविक सी बात है कि ये विधेयक समाप्त नहीं होगा और राज्यसभा में विचाराधीन हो। यदि राज्यसभा में ही पहले विधेयक विचाराधीन हो, लोकसभा में पहुंचा ही न हो या लोकसभा ने पारित न किया हो तो ये विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। मतलब केवल का और खा प्रकार के विधेयक ही समाप्त होंगे। नेक्स्ट, सदन की कार्रवाई हिंदी और अंग्रेजी में होती है। क्या कोई सदस्य सदन में अपनी मातृभाषा में बोल सकता है? हाँ, सदन में कोई भी सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से मातृभाषा में बोल सकता है। वह कौन होता है जो न तो सदन का सदस्य होता है और न ही कोई मंत्री, फिर भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है? भारत के महान्यायवादी न तो सदन के सदस्य होते हैं और न ही मंत्री होते हैं, फिर भी सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं। क्या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं? हाँ, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री बना सकते हैं, मगर यह प्रावधान है कि उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना होगा। संसदीय कार्रवाई में शून्यकाल को भारत द्वारा किस देश से लिया गया? संसदीय कार्रवाई में शून्यकाल वह काल होता है जिस समय कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व सूचना के प्रश्न कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों से, यानी मंत्री या सांसद सदस्यों से। ये भारत का नवाचार है। इसको 1962 में भारत द्वारा ही शुरू किया गया, मगर इसका न तो भारत के संविधान में जिक्र है न तो संसद की कार्रवाई में किसी प्रकार का जिक्र है। कंगारू कटौती से क्या तात्पर्य है? जब किसी विधेयक के केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस होती है और पूरे विधेयक को पारित माना जाता है तो इस प्रकार की कटौती को कंगारू कटौती कहा जाता है। एक और होता है गिलोटिन। गिलोटिन उस विधेयक को कहते हैं जब विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कर दिया जाता है तो उसको गिलोटिन कहा जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसके संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर लाया जाता है? यदि मंत्री गलत तथ्यों को प्रकट करते हैं तो उसके लिए विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लाया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जब तक लोकसभा में विश्वास बना रहेगा तब तक ही सरकार बनी रहेगी। यदि लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाता है तो सरकार यानी मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से विघटित हो जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव किसके संबोधन से संबंधित है? धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के संबोधन से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने संबोधन में पूर्ववर्ती वर्ष और आगामी वर्ष की सरकार की नीतियों और योजनाओं का खाका खींचते हैं। इस पर सदन में बहस के बाद मत विभाजन होता है और इसका पास होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, और इसे ही धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पहला सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस चैनल।